Hello and welcome to Wisdom Commerce classes. Lecture on secretarial practice. We will continue with the second chapter in the syllabus, Sources of Corporate Finance. In the last lecture, we had seen the definition and features of shares. We had also studied equity shares in detail. So I hope you have no doubts in that. So now we will continue with the next topic in this chapter. That is what? Preference shares. Preference shares को डिविडेंड देते टाइम या कंपनी बंद करते टाइम कैपिटल रिपेमेंट में प्रेफरेंस मिलता है, इसलिए उनको प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ये फिक्स्ड रेट कंपनी स्टार्ट करते टाइम ही डिसाइड हो जाता है। नॉर्मली उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स की राइट्स चेंज करनी हो तो उनका वोट लेते हैं, या फिर अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला तो उनके वोटिंग राइट्स मिलता है, तो उनको वोटिंग राइट्स मिलता है। ओके, गॉट दिस पॉइंट क्लियर? प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ ओनर्स है, कंट्रोलर्स नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। वो लोग कंपनी के मैटर्स में वोट करते टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, ये सारे छोटे छोटे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन सब को एलैबोरेट करेंगे फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। प्रेफरेंस शेयर्स के 10 टाइप्स ऑफ फीचर्स है। वी विल स्टडी देम ईच वन इन डिटेल, सो यू विल बी क्लियर विद द प्रेफरेंस शेयर्स। लेट्स कम टू द फर्स्ट फीचर्स, दैट इज व्हाट? प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। जैसे मैंने पहले भी बोला, प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, which is already shown in the initial stage of the company. कंपनी को जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है वो पहले इनको जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स की जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड हुआ है, पहले उनको वो पे किया जाता है, बाकी सब बाद में। जैसे बाकी सब बाद में कौन आएगा? इक्विटी शेयर्स। ओके, द सेकेंड फीचर इज प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी बंद कर रहे हैं तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को उनका हिस्सा दे देते हैं, बाद में इक्विटी वालों का नंबर आता है। कंपनी को बंद करके शेयर्स को अपना हिस्सा देने को रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। समझा किसको बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ कैपिटल? ओके, द थर्ड फीचर इज फिक्स्ड रिटर्न। इनको हमेशा फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं डिविडेंड कैंसिल करना है, नहीं तो उनको मिलता रहेगा। ओके, द फोर्थ फीचर इज नेचर ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंसेस परमानेंट नहीं होते, कुछ टाइम के बाद उनको रिडीम करना ही पड़ता है। अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं दे सकते। प्रेफरेंस शेयर जनरली तब इश्यू करते हैं जब कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाती है और एक्सपेंशन के लिए कैपिटल चाहिए होता है। ओके, दैट इज नेचर ऑफ कैपिटल। द फिफ्थ फीचर इज मार्केट वैल्यू। इनकी मार्केट वैल्यू चेंज होती है। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि फिक्स्ड रिटर्न है। अगर रिटर्न फिक्स्ड है तो वैल्यू भी फिक्स्ड ही होगा ना। अगर मार्केट वैल्यू फिक्स्ड है तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी नहीं होगा। ओके, so let's come to the sixth feature, that is voting rights. प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वोटिंग राइट्स नहीं होते। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के राइट्स चेंज करने हो तो उन्हें वोट या उनका वोट लिया जाता है। द सेवेंथ फीचर इज रिस्क। प्रेफरेंस शेयर्स को लो रिस्क शेयर्स होते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड लो शेयर्स रिस्क? बिकॉज इनमें डिविडेंड अर्निंग्स भी फिक्स्ड है एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी प्रेफरेंस इक्विटी से पहले मिलता है, इसलिए इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। ओके, द एट फीचर इज फेस वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू जनरली हाई होती है, जैसे कि ₹100। जैसे हमने इक्विटी में देखा, इक्विटी की फेस वैल्यू जनरली ₹1 और ₹10 होती है। प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता, जनरली इसकी फेस वैल्यू हमेशा हाई होती है, दैट इज ₹100। नाइन्थ फीचर इज बोनस इश्यू। प्रेफरेंस शेयर्स में बोनस इश्यू नहीं हो सकता। बोनस इश्यू किसको हो सकता है? दैट इज द इक्विटी शेयर्स। ओके, 10th एंड द फाइनल फीचर इज नेचर ऑफ इन्वेस्टर।
बहुत केयरफुल इन्वेस्टर्स जिनको रिस्क नहीं लेना है तो वही प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लेते हैं. ओके, जिसको कोई रिस्क शेयर्स में नहीं चाहिए वो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं. सो ये थे प्रेफरेंस शेयर्स के 10 फीचर्स. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड देम वेरी वेल. प्रेफरेंस शेयर्स सारे एक टाइप के नहीं होते. देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए जा सकते हैं. इन सारे 8 टाइप्स में बेसिक फीचर्स कॉमन है, सिर्फ कुछ छोटे मोटे चेंजेस है, बस दैट्स इट. हम हर टाइप को प्रेफरेंस शेयर्स में फर्क देखेंगे. हर टाइप का एक प्रेफरेंस शेयर्स कैसे होता है, कैसे अलग है एक दूसरे से, वो हम देखेंगे. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट टाइप, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेट मतलब कलेक्ट करना, टू कलेक्ट. अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और डिविडेंड नहीं दे पा रही तो डिविडेंड जमा होता जाएगा. जैसे हमने बोला है प्रेफरेंसेस को एवरी ईयर फिक्स्ड रिटर्न ऑफ डिविडेंड मिलता है. अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो डिविडेंड कैसे दे पाएगी? जिस ईयर डिविडेंड नहीं दे पाती उस साल का डिविडेंड जमा हो जाता है प्रेफरेंस शेयर्स का. जब भी फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तब पहले इनको नया पुराना जितना भी जमा है उनका सब डिविडेंड एक साथ दे देगी. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जो डिविडेंड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को एवरी ईयर कंपनी से मिलता है, वही शेयर्स अगर वही डिविडेंड अगर कंपनी नहीं दे पाती टू द प्रेफरेंस शेयर्स तो वो सारा डिविडेंड जमा होते जाता है. जैसे कि इफ कंपनी ए इज गिविंग डिविडेंड टू सो मेनी पीपल, दैट इज बी. लेट्स सपोज द प्रेफरेंस शेयर इज बी. अगर एक कंपनी बी प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं दे पा रही तो ए कंपनी उसके पास सब जमा रखेगी बी डिविडेंड के, बी प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड. ओके, जैसे ही जब ए कंपनी स्टेबल हो जाएगी, उसका इतना प्रॉस्पर हो जाएगा कि वो डिविडेंड दे पाएगी आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो जितना भी बचा कुचा है बी प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड वो सारा का सारा उसको सूद समेत वापस दे देगी. ओके, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. मोस्टली सारे प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव ही होते हैं. अगर क्यूमुलेटिव नहीं है तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा. ओके, लेट्स कम टू द सेकेंड टाइप, दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? डिविडेंड जमा नहीं होगा. क्यूमुलेटिव ने हमें देखा कि सारा कंपनी अपने पास डिविडेंड उसका जमा रखती है, जब कंपनी स्टेबल हो जाती है वो सूद समेत प्रेफरेंस शेयर्स को दे देती है. नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई डिविडेंड जमा नहीं होता. उस साल के प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. जिस साल कंपनी अच्छा नहीं कर रही, नो डिविडेंड फॉर द प्रेफरेंस शेयर्स. समझा? दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. जिस साल है प्रॉफिट तो उस साल लेके जाओ, नेक्स्ट साल नहीं है तो नहीं मिलेगा. गॉट दिस पॉइंट क्लियर? Let's come to the third type, that is participating preference shares. इनको डिविडेंड के अलावा और भी प्रॉफिट मिल सकता है. कैसे? अगर प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद कुछ बच जाता है तो इसमें से भी ये लोग और प्रॉफिट ले सकते हैं. उसे क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. द फोर्थ टाइप इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. इनको जितना फिक्स रेट बोला है उतना ही डिविडेंड मिलेगा. इनको जितना फिक्स रेट बोला है उतना ही डिविडेंड मिलेगा, फिर भले प्रॉफिट हो या ना हो, उनको कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसी से भी नहीं मिलेगा. द फिफ्थ टाइप इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. अगर शेयर होल्डर के मन करे तो ये प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. कंपनी कुछ टाइम लिमिट देती है, उसमें शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. चाहे तो कन्वर्ट करो, नहीं चाहे तो मत करो, बट एटलीस्ट यू हैव अ राइट टू कन्वर्ट द प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. द सिक्स्थ टाइप इज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. दैट मीन्स उसका ऑपोजिट होगा ऑब्वियसली. ये शेयर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. There is no right to the preference shares that they cannot convert their shares into the equity shares.
ओके, द 7th टाइप इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सारे प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स टाइम के बाद रिडीम करने पड़ते हैं। कब रिडीम करने हैं, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रॉपरली क्लियरली लिखा होगा। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स है तो उसे शेयर होल्डर्स को पे करके रिडीम कर सकते हैं, नहीं तो न्यू इक्विटी शेयर्स इश्यू करके फंड्स रेज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। The 8th type is irredeemable preference shares. That is obviously the completely opposite of redeemable preference shares. Irredeemable preference shares यानी ये शेयर्स कभी वापस नहीं खरीदे जाएंगे। सेक्शन 55(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कोई भी कंपनी ऐसे शेयर्स नहीं इश्यू कर सकती। दैट इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो जनरली प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल ही होते हैं। ओके, सो ये थे 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप यू आर क्लियर विथ द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिटेल में हमने ये सारा चीजें डिटेल में पढ़ लिया इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स कुछ याद है? फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था व्हाट इज रिटेन अर्निंग। फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन। लेट्स कम टू द डेफिनेशन। I will memorize all the definition which is written in the textbook, which is compulsory for us to at least read once. So I will read once. You just go through the definitions and then I will make you understand properly what it is the meaning of that. The process of accumulative corporate profits and their utilization as business is called retained earnings. अब मतलब समझ लेते हैं। कंपनी को जब भी प्रॉफिट्स होता है तो सब कुछ डिविडेंड में खत्म नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा सेव करके रखते हैं। जो सेविंग्स होती है, जो कंपनी बचाती है आफ्टर डिविडेंड पेमेंट, उसको रिजर्व फंड्स बोलते हैं। बहुत सालों से ये रिजर्व फंड्स जमा होता रहता है और बड़ी अमाउंट जमा हो जाती है, उनको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। समझा? What is the meaning of retained earnings? एक बार फिर से शॉर्ट में बता दूं। कंपनी थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट हमेशा, जैसे कि लेट्स सपोज कंपनी को सबसे पहले डिविडेंड देता होता है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देंगे, फिर इक्विटी शेयर्स को। सारा का सारा डिविडेंड कंपनी बांट नहीं सकती, उन्हें थोड़ा सा सेविंग्स खुद के लिए भी रखना पड़ता है। जैसे ये थोड़ा थोड़ा सेविंग्स एवरी ईयर जैसे जमा होता है, बहुत सालों के बाद जब ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, उस बड़ी अमाउंट को क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, रिटेन्ड अर्निंग्स यूज करने के दो तरीके हैं। टू यूज दिस रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर कंपनी को अभी पैसे की जरूरत हो तो फंड्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिटेन्ड अर्निंग्स। वर्किंग कैपिटल या फिर अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए तो भी ये फंड्स यूज हो सकते हैं। अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स चाहिए तो बोनस इशू शेयर कर सकते हैं, बोनस शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स चाहिए तो बोनस शेयर्स इश्यू करते हैं। क्यों करते हैं बोनस शेयर्स इश्यू? ऑब्वियसली हमें पता है, टू रेज द फंड्स। बिकॉज तुम लोग को याद है ना, ये हमने इक्विटी में पढ़ा था, इक्विटी शेयर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, बोनस इक्विटी शेयर्स इश्यू करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स जमा कर सकते हैं। इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स। दिस इज इंटरनल सोर्स। इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर कंपनी ने इक्विटी वालों से पैसा जमा कर लिया। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स के 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। व्हाट इज दैट? The first is total earnings of the capital. कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट करेगी उतना ज्यादा सेविंग होगा। सेकेंड इज टैक्सेशन पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट जितना ज्यादा टैक्स लेगी उतना कम सेविंग्स होगा। थर्ड इज डिविडेंड पॉलिसी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड कैसे बांट रहे हैं उस पर भी सेविंग्स डिपेंड करती है। अगर ज्यादा बांट लिया तो सेविंग्स कम बचेगी और अगर कम बांटा तो कंपनी के लिए सेविंग्स ज्यादा बच जाएगा। दिल खोलकर डिविडेंड बांटना, it's not compulsory. Okay, the fourth is government control.
गवर्नमेंट के रूल्स इजी हो गए तो कंपनी ज्यादा सेव कर पाएगी। अगर बहुत स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्टेड है तो ऑब्वियसली कंपनी हैज टू पे एवरीथिंग टू द गवर्नमेंट एंड द लेसर ऑफ द अमाउंट इज लेफ्ट विद द कंपनी। सो यहाँ तक हमने ओन कैपिटल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। यू नो द चार्ट ऑफ ओन कैपिटल, याद आया? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स। Okay, so that one part of the chart is finished. Now let's come to the another side of the chart, that is borrowed capital. Borrowed capital यानी उधार वाला कैपिटल। कंपनी अलग अलग तरीके से पैसे बोरो कर सकती है। We will see each one in detail. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को बोरो करने के राइट्स मिलते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा है कि कैसे और किससे बोरो कर सकते हैं। सिर्फ डायरेक्टर्स के पास ही बोरो करने के राइट्स होते हैं। कोई भी बोरोड कैपिटल्स हो उस पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ऑब्वियसली ये तो हमें पता है, इन जनरल लाइफ ऑल्सो अगर हम किसी से उधारी ले रहे हैं या हम अपने कंपनी के लिए अगर कोई पैसा किसी से लोन ले रहे हैं तो हमें ये पैसा ऑब्वियसली उन्हें सूद समेत रिटर्न करना है विद द इंटरेस्ट। यस, वी आर क्लियर विद दिस टॉपिक। सो कभी भी बोरोड फंड्स हो तो उसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। रेगुलर टाइम पर इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ता है। सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ओरिजिनल अमाउंट भी रिटर्न करनी पड़ती है। सो इट इज नॉट अ परमानेंट कैपिटल, इट इज ऑब्वियस पैसा आया और वो एट द एंड तो हमें फिर से देना ही है। इसके लिए इसे कंपनी में परमानेंट कैपिटल नहीं बोला जाता। अब हम वन बाय वन बोरोड कैपिटल्स के टाइप्स देखेंगे एंड ईच टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ बोरोड कैपिटल है डिबेंचर्स। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर्स। वी विल ओनली स्टडी द वन डेफिनेशन, दैट इज ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में डिबेंचर्स को क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ रफ डेफिनेशन दिया हुआ है। सो वी विल स्टडी दैट। सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट। डेब्ट मतलब उधारी, एविडेंसिंग अ डेब्ट मतलब विटनेस अ उधारी, whether constituting a charge on the assets of the company or not। समझा? जैसे कोई गिरवी रखा है कोई एसेट या कंपनी के पास या फिर नहीं रखा है। ओके, कंपनी का उसका मतलब ये होता है कि डिबेंचर से जब हम पैसा ले रहे हैं तो उसके बदले या तो हमने कोई एसेट गिरवी रखा है या तो नहीं रखा है, बट वो हमारी उधारी है, हमें एट द एंड उसको पे करना है। ओके, सो ये था डेफिनेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। इन शॉर्ट डेफिनेशन, डिबेंचर का मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि कंपनी ने उस आदमी से उधार लिया है। ओके, गॉट दैट पॉइंट क्लियर? एग्जैक्टली व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि कंपनी ने इस आदमी से इतना उधार लिया हुआ है। डिबेंचर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है मतलब कंपनी ने आपसे उतने रुपीस उधार लिए हैं। ओके, अब हम डिबेंचर्स के फीचर्स देखेंगे। डिबेंचर्स के 14 टाइप के फीचर्स हैं। सो वी विल स्टडी इन ईच वन इन डिटेल। द फर्स्ट फीचर इज प्रॉमिस। डिबेंचर को एक प्रॉमिस है कि कंपनी ने आपसे पैसे लिए हैं और उसके हिसाब से जब मैच्योरिटी लेवल आएगा तुमको ये पैसे फिर से रिटर्न किए जाएंगे और इन बिटवीन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ है वो भी आपको सूद समेत वापस सब कुछ मिल जाएगा। सो इट्स अ प्रॉमिस बिटवीन द डिबेंचर होल्डर एंड द कंपनी। ओके, द सेकेंड फीचर इज फेस वैल्यू। डिबेंचर्स पर 100 या ज्यादा का फेस वैल्यू होता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एट द एंड सूद समेत सारा पैसा उनको वापस देना है। थर्ड फीचर इज टाइम ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर सर्टिफिकेट पर मैच्योरिटी डेट यानी ड्यू डेट लिखी होती है, उस डेट पर हमें पूरा का पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ता है। ओके, फोर्थ फीचर इज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले अपना पेमेंट मिलता है। जैसे कि मैंने बताया है,
हमने जब प्रेफरेंस पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, प्रेफरेंस को पहले डिविडेंड मिलता है और पहले रिपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलता है, यस। पर ऐसा नहीं है, जब कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले किसकी बारी आएगी, बोरोड कैपिटल्स की। बोरोड कैपिटल्स में सबसे पहले कौन होता है, डिबेंचर्स होते हैं, लोन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले इनकी बारी आएगी, इनको सारा का सारा प्रायोरिटी मिलेगा टू पे ऑल द कैपिटल फर्स्ट। रीपेमेंट उनको सारा का सारा पहले दिया जाएगा और फिर उसके बाद प्रेफरेंस और फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स। ओके, समझा। इसके लिए प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट इज अ फीचर ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले अपना पेमेंट मिलता है, बाकी सब शेयर होल्डर्स वगैरह को बाद में मिलता है। डिबेंचर्स आर प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट इन द कंपनी। फिफ्थ फीचर इज अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, उस पर रीपेमेंट का इंश्योरेंस होता है। कंपनी एक अश्योर करती है कि तुम्हें तुम्हारा पैसा जरूर मिलेगा और उसका प्रॉमिस होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। सिक्स फीचर इज इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड होता है, उतना ही पे करना पड़ता है। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट तो पे करना ही है। It's a fixed liability of the company. Let's come to the seventh feature, that is parties to debentures. किसी भी डिबेंचर में 3 टाइप्स की पार्टीज होती है। कंपनी को डिबेंचर से पैसे बोरो कर रही है तो क्या होगा, ट्रस्टी। अगर किसी कंपनी को फर्स्ट इज कंपनी को डिबेंचर से पैसे बोरो कर रही है, दैट इज फर्स्ट पार्टी, that is company. First party is company. The second type is trustee. अगर किसी कंपनी को 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर इश्यू करने हो तो ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है, दैट इज सेकेंड पार्टी। ओके, ये क्रिकेट के एम्पायर की तरह है। ये लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड करते हैं। ये सारे डिसीजंस एक ट्रस्टी डीम नाम के डॉक्यूमेंट्स में सेव करके रखते हैं। फाइनल है डिबेंचर होल्डर यानी आम पब्लिक, ये डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करती है। द 8th फीचर इज अथॉरिटी टू इश्यू डिबेंचर्स। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179(3), बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अ पावर टू इश्यू डिबेंचर्स। ओके, द 9th फीचर इज स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी उनको रेगुलर इंटरवल्स पर इंटरेस्ट पे करती है। द 10th फीचर इज नो वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर्स हमारे बोरोड यानी हमारा डेप्ट है तो ऑब्वियसली कंपनी के इन जनरल मीटिंग में कोई वोट नहीं कर सकते, कोई वोट नहीं डाल सकते। द 11th फीचर इज सिक्योरिटी। डिबेंचर्स को कंपनी के किसी भी एसेट को सिक्योर किया जा सकता है, यानी अगर कंपनी इंटरेस्ट ना दे पाए तो डिबेंचर होल्डर वो असेट बेचकर अपना पैसा कवर कर सकती है। समझा। 12th फीचर इज इश्यूअर्स। डिबेंचर कैन बी इश्यूड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड, देयर इज नो लिमिटेशन फॉर एनी ऑफ द कंपनी। द 13th फीचर इज लिस्टिंग। Debentures must be listed with at least one recognized stock exchange. And the last one is 14th feature, that is transferability. Debentures can be easily transferred through the instrument of transfer. यानी कि अगर if you want to transfer your debenture या the owner of the debenture, you can transfer your ownership to anybody else. Okay? So ये थे 14 features of debentures. I hope you are clear with the topic. I will discontinue this lecture for now. We will continue in the next lecture. Till then, see you and take care. Stay home. Thank you.